हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2023 की प्रिपरेशन में हम पार्ट 3 लेकर के आज आ गए हैं। मेरा नाम है किरण और मैं पिछले 2 सालों से कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, बैंक रिकन्सिलिएशन, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनको हम डिटेल में जाने तो हम यहाँ पे हैं, हमारे पास यहाँ पे रहेगा प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल, स्पेशल पर्पस बुक्स हमारे पास क्या क्या होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अकाउंटिंग, लेजर यहाँ पे डिस्कशन होगा और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, बैंक रिकन्सिलिएशन, ये सारे टॉपिक आज यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस में क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसा कि हमने इसके मीनिंग में भी पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, और देन हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन में था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोसेस में भी हमारा सबसे पहला काम यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई हम क्या कैसे करेंगे, देखिए अकाउंटिंग में कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि पहले भी बताया जाता है, कैसे मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि जो मनी की फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये एक प्यारी सी लड़की क्या आपको संदेश देने की कोशिश कर रही है, अकाउंटिंग में आप मनी के अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं करोगे, ये यहाँ पे मैसेज आपको दे रही है। ओनली फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स आपको यूज़ करना है, और उसके लिए क्या चाहिए आपको कि कुछ रिटर्न एविडेंस भी आपके पास होना। रिटर्न एविडेंस में हमारे पास कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, कैश बुक, पासबुक, ये सब चीज़ें क्या है होनी यहाँ पे चाहिए, तभी हमारा एविडेंस कैसा माना जाएगा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। जो भी सामान आपने खरीदा है या फिर बेचा है, उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वाउचर में एंट्री करोगे। ये वाउचर का एक परफॉर्मा हमें दिया हुआ है, इस तरीके से वाउचर होता है, ये पेमेंट वाउचर है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको किसको पेमेंट किया है, XYZ मान लीजिए जो भी नाम है आप उसका लिख सकते हो। यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हो, जैसे कि हम अगर आज की ही डेट लेके चले तो 19 यहाँ पे है, 19/9/23, इस तरीके से हम यहाँ पे डेट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि आपने कौन सा माल यहाँ पे सेल किया है, और यहाँ पे अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 5,000 का आपने सेल किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब आपने वाउचर बना लिया है, वाउचर की आप कहीं पे तो एंट्री करोगे, तो वो एंट्री कहाँ पे होगी, बुक्स होगी, उनमें आप एंट्री करोगे, और उस बुक्स की जो एंट्री है उसको कैसी एंट्री कहोगे, यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए हमारे पास कैसा होना चाहिए, हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस यहाँ पे होना चाहिए, और उन्हीं एविडेंस के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी बुक्स में एंट्री करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने, आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद आपने वाउचर बनाया। वाउचर कैसा कि पेमेंट हुई है या फिर आपको रिसिप्ट हुई है, उससे रिलेटेड आपने बनाया। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंटर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, जिसको आप क्या बोलते हो, बेसिकली जर्नल बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको रोजनामचा। रोजनामचा में आप क्या करोगे, उसकी एंट्री करोगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन किए हैं, जिसको हम इनिशियल एंट्री बोलते हैं, तो उन सब की एंट्री आप किस में करोगे, जर्नल में करोगे। ठीक है, कैसे करोगे, विद प्रूफ करोगे। और कौन सा सिस्टम आप यहाँ पे, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि एवरी डेबिट हैव ए क्रेडिट, यानी कि अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी हुई होगी, तो किसके साथ वो क्रेडिट हुई है और कहाँ पे वो डेबिट हुई है, ये क्या कौन बताता है हमें, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हमें यहाँ पे बताता है। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, देखिए आपने बुक्स में एंट्री कर दी, यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ बुक्स हैं उनके बारे में हमें बताया गया है कि कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे होती है। तो एक डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नथिंग, कुछ नहीं होता, बट एन अकाउंटिंग बुक और जर्नल। बता दिया था आपको कि कैसा होता है, जर्नल होता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजनामचा भी बोलते हैं, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, इनिशियली रिकॉर्ड किया जाता है। प्रिलिमिनरी एंट्री भी इसको बोला जाता है, यानी कि प्राथमिक एंट्री हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, किसके बेस पे होती है, इनवॉइसेस, वाउचर्स, जो भी आपने कैश ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनके बेस पे होती है। कैश मीमो हो गया, उनके बेस पे होगी। और देन हम क्या करेंगे, हमारे जर्नल से जो भी हमें डाटा मिलेगा उसको हम देन लेजर में पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ बुक्स हमें दिया हुआ है। ओरिजिनल एंट्री की बुक्स कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेल्स जर्नल। ये किसके लिए होता है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं क्रेडिट पर। ऐसे ही है हमारा परचेज जर्नल, ये किसके लिए होता है, जब हम परचेज कर रहे हैं कैसे, क्रेडिट पर। अब आप कहेंगे कि हमने कैश में परचेज किया तो वो वाला कहाँ गया, तो उसके लिए भाई साहब यहाँ पे होता है कैश रिसिप्ट और पेमेंट के लिए कैश बुक या फिर पेटी कैश बुक भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स कैश में कर रहे हो तो उसकी एंट्री आप किस में करोगे, कैश बुक में करोगे। चाहे आप वो पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप वो रिसिप्ट कर रहे हो, उसकी एंट्री आपकी कहाँ होगी, यहाँ पे कैश बुक या फिर पेटी कैश बुक में होगी। लेकिन अगर आपने कुछ भी क्रेडिट में परचेज किया है, सेल्स किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ से अलग से जो बुक्स है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सेल्स के लिए यहाँ पे सेल्स जर्नल होगा, परचेज के यहाँ पे परचेज जर्नल हो गया। सेल्स रिटर्न है, रिटर्न किस तरीके का है वो आपको देखना है। रिटर्न इनवर्ड आपको बोलते हो सेल्स रिटर्न को, और रिटर्न आउटवर्ड आप बोलते हो परचेज रिटर्न को। इनके लिए भी अलग अलग यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो होंगे। अच्छा, अब जो बाकी की जो एंट्री बच गई, बहुत सारे एक्सपेंसेस बच गए होंगे, उनकी एंट्री आप कहाँ करोगे, उनकी एंट्री होगी यहाँ पे जर्नल लेजर में। क्लियर, मतलब सेल्स के लिए क्रेडिट सेल हो रहा है तो सेल्स जर्नल, क्रेडिट परचेज हो रहा है तो परचेज जर्नल, सेल्स इनवर्ड है तो इनवर्ड, और परचेज आउटवर्ड है तो आउटवर्ड। कैश ट्रांजेक्शन्स हैं आपके, आइदर इट इज पेमेंट और रिसिप्ट, तो इसकी आपकी एंट्री किस में होगी, कैश बुक में। और जो बाकी के ट्रांजेक्शन्स आपके बच गए उसकी किस में होगी, यहाँ पे जर्नल लेजर में हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। क्लियर, चलिए ये देखिए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट सेल, जो भी हमने पीछे बात किया था कि हमने क्रेडिट में क्या किया था, उसको सेल किया था, तो उसके लिए हमने सेल्स जर्नल बना दिया। ठीक है, इजी करने के लिए, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। सेल्स रिटर्न के लिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न जर्नल हो गया, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज जर्नल हो गया, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न जर्नल हो गया, ऑल कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक, जिसको हमने क्या बोला था, पेटी कैश बुक भी हमने बोला था, और ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स के लिए जर्नल लेजर, यहाँ जर्नल यहाँ पे हो गया। ठीक है, जर्नल मीन्स सामान्य और जर्नल मीन्स रोजनामचे, यानी कि सामान्य रोजनामचे यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये सेल्स है, ये भी सेल्स है, इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे सेल्स लेजर। ये हमारे पास परचेज है, ये भी हमारे पास परचेज है, तो इन दोनों के लिए भी हम क्या बनाएंगे, एक ही परचेज अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे परचेज लेजर। यहाँ पे कैश है और यहाँ पे जर्नल है, तो इनके लिए एक अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे जर्नल लेजर। ठीक है, अब इनके लिए रूल्स क्या होते हैं वो भी हमें पढ़ना जरूरी है। डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, किस तरीके से हम इनको नोट डाउन करेंगे, तो वो भी हमारे लिए पढ़ना यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट तो आपने सुना ही होगा, जनरली हम उसको बोलते हैं कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट
जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता। नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाम मात्र का खाता, यही बोलते हैं। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे वैसे भी 3 अकाउंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको 2 तरीके के अकाउंट दिए हुए हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। यानी कि ये हो गया आपका कैसा खाता, व्यक्तिगत, और ये कैसा हो गया यहाँ पे, अव्यक्तिगत। यहाँ तक हो गया। अब व्यक्तिगत में आपके पास क्या क्या, जो भी किसी पर्सन से रिलेटेड है, जैसे फिजिकल हो या फिर नेचुरल पर्सन अकाउंट, फिजिकल और नेचुरल, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गई, राम हो गया, कोई भी आप नेम लगा लीजिए, श्याम हो गया, राधा हो गई, गीता हो गई, तो ये सारे कैसे हैं, नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन कैसे होते हैं, ऐसे पर्सन जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं या किसी एक्ट के थ्रू बने हैं, जैसे कि कंपनी मान लीजिए XYZ एक कोई कंपनी है, ठीक है, आप रिलायंस कंपनी मान लीजिए, तो वो भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन कैसा है, आर्टिफिशियल यहाँ पे पर्सन हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इनमें कौन आ गया, जैसे डेटर्स हो गया, हमारे क्रेडिटर्स हो गए। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप सीधा डेटर्स और क्रेडिटर्स तो लिखोगे, नाम पता है तो आप उनका नाम लिखोगे, अगर नाम नहीं पता है तो आप उनको डेटर्स और क्रेडिटर नाम दे दोगे। साथ ही साथ आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, आपका प्रीपेड हो गया, तो ये भी कैसे अकाउंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यहाँ पे हो जाते हैं। क्लियर, चलिए एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट कैसा हो गया आपका, व्यक्तिगत खाता हो गया, इसमें आपके फिजिकल यानी कि नेचुरल पर्सन, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, राम, श्याम, गीता, मोहन, कोई भी आप लगा सकते हो जो कि आपको सजीव पर्सन दिख रहा है, चलता फिरता दिख रहा है, तो वो आपका यहाँ पे फिजिकल और नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। आर्टिफिशियल में जो कि किसी एक्ट के थ्रू बनी है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू बनी है, 56 के थ्रू बनी है, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव में जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रुप को या सिंगल पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका आपको नाम नहीं पता है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आ जाएगा, जिसमें हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इस तरीके के यहाँ पे अकाउंट्स लेके चलते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट, एक होता है ड्रॉइंग अकाउंट, उसको भी हम किस में लेके चलेंगे, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत को छोड़कर जो बच गए वो कैसे हो गए, आपके इम्पर्सनल हो गए। अब बच कौन कौन से गए, सवाल ये उठता है। सबसे पहला आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हम किससे डिनोट करते हैं, कुछ नहीं याद रखना है, बस इसमें आपको याद रखना है, तो एसेट्स, जो भी आपकी एसेट्स है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, रियल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। अब आप कहोगे कि एसेट्स है, एसेट्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स में, एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल कैसी होती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल हो सकती है। जैसे कि हम ये कहें कि लैंड हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गई, तो ये हमारी कैसी एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स हो जाती है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो सकती है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि हमारी हो गई गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी किस तरीके की एसेट्स हो गई, इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पे हो जाती हैं। तो रियल अकाउंट में क्या हम इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे एसेट्स को इंक्लूड करेंगे, और एसेट्स में हमारी क्या आती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, तो इनके लिए हमारे कैसे हो जाएंगे, अकाउंट्स हो जाएंगे। हमारा कैश होता है, बैंक होता है,
बैंक अकाउंट का बैलेंस, वो भी कैसा है, टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल में क्या आते हैं, नॉमिनल को कहा जाता है नाम मात्र का खाता। और इसमें हमारे दो तरह के अकाउंट आते हैं, एक होता है लॉस और एक्सपेंसेस का, दूसरा होता है इनकम और गेन का। तो लॉस और एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, जितने भी आपने खर्चे किए हैं, खर्चे में आपके क्या क्या यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को सैलरी दी है, वेज दिया है। वेज और सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, वेज जो कि आप फैक्ट्री वर्कर्स को देते हो वो आपका होता है वेज, और जो ऑफिस एम्प्लॉय को दिया जाता है उसको बोलते हैं सैलरी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि वेज और सैलरी में क्या डिफरेंस है। इसके साथ आपका कमीशन है, कमीशन आपने क्या किया है, पे किया है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपने क्या किया है, पे किया है। तो ये सारे आपके लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जो कि नॉमिनल अकाउंट के लॉस और एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। इसके साथ साथ इनकम और गेन आपका यहाँ पे आता है नॉमिनल अकाउंट में। अब वो क्या क्या हो सकता है आपका, चलिए देखिए, हो गया कमीशन, कमीशन आपने क्या किया है, रिसीव किया है। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया है, रिसीव किया है। कोई भी अदर इनकम जो आपने क्या की है, रिसीव की है, तो वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, यहाँ पे इनकम एंड गेन में आ जाएगी। क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ अकाउंट आपके कितने हो गए, 2 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट हो गया पर्सनल, जो व्यक्तिगत खाता है। सेकंड हो गया इम्पर्सनल, पर्सनल में फिजिकल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और इम्पर्सनल में आपका हो गया रियल और नॉमिनल। रियल फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जिनको देख और छू सकते हैं वो हो गए टेंजिबल, जिनको देख और छू नहीं सकते वो हो गए इंटेंजिबल। नेक्स्ट आपका नॉमिनल, नॉमिनल 2 पार्ट्स, लॉस और एक्सपेंसेस, जो भी आपने खर्चा किया है, आपको जो भी हानि हुई है उसको आप इंक्लूड कर दोगे लॉस में या फिर एक्सपेंसेस में। और इनकम एंड गेन में जो भी आपको इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम किस में इंक्लूड कर देंगे, इनकम एंड गेन में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करें कि कैश, कैश कैसा है आपका, कैश आपकी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स है तो किस में आएगा, रियल अकाउंट में। कैपिटल कैसा है आपका, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कोई ओनर लगाता है अपनी, तो ओनर क्या क्या हो गया, पर्सन हो गया, और पर्सन के लिए किस में आता है, पर्सनल अकाउंट हो गया। परचेज किया है, कुछ खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किया है। एक्सपेंसेस कैसा होता है, नॉर्मल होता है। अगेन कैश है, असेट्स हो गया, कैसा है, रियल। कैश अगेन असेट्स, कैसा हो गया, रियल। सेल्स रिसीव हो रहा है, कुछ रिटर्न हमें मिल रहा है, रेवेन्यू हमें मिल रहा है, गेन हमें हो रहा है, तो नॉमिनल हो गया। अगेन वही परचेज और कैश का है। अकाउंट रिसीवेबल, इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा होता है असेट्स। ठीक है, इनसे हमें कुछ ना कुछ पैसा लेना होता है, तो ये हमारे एसेट्स होते हैं, और ये कहाँ पे आएंगे, रियल अकाउंट में। ठीक है, इनको हम देख और छू सकते हैं, ये एक पेपर की तरह होता है, पेपर करेंसी होता है। सेल्स अगेन वही नॉमिनल। फर्नीचर कैसा है, एसेट्स है, टच और सी कर सकते हैं, रियल अकाउंट। कैश भी कैसा है, असेट्स है, रियल अकाउंट। मशीनरी कैसा है, असेट्स है, रियल अकाउंट। कैश अगेन असेट्स एंड रियल अकाउंट। वेज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो कैसा हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस में चला जाएगा, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। कैश में हो गया। ड्राइंग कैसा है, विड्रॉल, जिसको जो ओनर होता है अपना बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो वो क्या है, विड्रॉल है। कैसा अकाउंट होएगा, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ओनर ने निकाला है, ओनर का अकाउंट कैसा है, पर्सनल अकाउंट। अगेन कैश एसेट्स है, रियल अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा
कि कौन सा अकाउंट किस टाइप का होता है। चलिए, यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं अकाउंटिंग के कि क्या क्या होता है। 3 तरह के हमने अकाउंट पढ़े हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देखिए, सबसे पहला इसमें क्या आता है, रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट कर दो व्हाट कम्स इन, यानी कि कुछ भी आ रहा है तो उसको कर दो डेबिट, और क्रेडिट कर दो व्हाट गोज आउट, कि जो भी जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। मान लीजिए आपने एक मशीनरी परचेज करी, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, मशीनरी परचेज करी है, कैश में आपने परचेज करी है, 20,000 आपने यहाँ पे क्या किए हैं, पे किए हैं। डन। आपके पास क्या आया, मशीनरी आई, तो मशीनरी को क्या कह रहे हैं ये, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो मशीनरी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए से, 20,000 से। हमने कहा था कि हमने इसको कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो हमारे अब यही क्या कह रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो जा क्या रहा है हमारे पास से, पैसा, तो हम क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल हो गया ये। रियल अकाउंट में क्या आता है, आपकी असेट्स आती हैं, असेट्स में हमने मान लिया कि हमने मशीनरी परचेज करी है, परचेज करी है कैसे, कैश में यहाँ पे हमने परचेज किया है, तो हमारे पास क्या आया, मशीनरी आई, जो आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जो जा रहा है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने टू कैश अकाउंट 20,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यानी कि हमारे पास मशीनरी आई लेकिन कैश हमारा चला गया। रूल समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पेटेंट्स राइट्स आपने लिए हैं, ठीक है, आपने क्या लिया है, पेटेंट्स आपने परचेज किया है यहाँ पे 5,000 में, ठीक है, और आपने कैश में पेमेंट किया है, तो पेटेंट्स राइट आपके पास आएंगे, इसको कर देंगे क्या, डेबिट, कितने से, 5,000 से। गया क्या आपका, कैश गया, तो कैश अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट, अगेन 5,000 से, ठीक है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चला क्या गया आपका, यहाँ से कैश चला गया, और आया क्या है, यहाँ पे पेटेंट्स राइट आपको मिले हैं, कितने रुपए में, 5,000 में, यानी कि 5,000 के आपको पेटेंट्स मिले, बट 5,000 का आपका कैश यहाँ से क्या हो गया, आउट हो गया। डन। चलिए, एप्लीकेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे कुछ बताया गया है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑल द रियल अकाउंट ऑफ बिजनेस ऑफ एसेट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट कर देंगे किसको, द रिसीवर को, और क्रेडिट कर देंगे द गिवर को, ठीक है, डेबिट हम किसको कर रहे हैं, रिसीवर को, और क्रेडिट हम किसको कर रहे हैं, गिवर को। तो मान लीजिए हमने XYZ को, ये हमारी कोई कंपनी है, हमारी नहीं है, किसी और की कंपनी है, इसको हम 20,000 पे कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है। हमारी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, यानी कि ये भी आर्टिफिशियल हो गया, ये भी आर्टिफिशियल हो गया, दोनों ही कंपनी कैसी हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन हो गई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको पे कर रहे हैं, कुछ हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, और रिसीव कौन करने वाला कौन है यहाँ पे, XYZ, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, XYZ का अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, कितने से, 20,000 से। क्रेडिट द गिवर, गिवर यहाँ पे कौन है, हमारी कंपनी यहाँ पे कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, तो हम टू में क्या लिखेंगे, ABC लिमिटेड, कितने से, 20,000 से। अब हम ये कहें कि हमने इसको कैश में दिया था, तो आप कहोगे कि कैश में क्यों नहीं कर,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सन है हमारे, ठीक है, हमने कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन अगर हम कहते कि हमने कैश में पे किया है तो हम यहाँ पे कैश भी कर देते, फिर हम इसके नरेशन में लिख देते कि इन्वेस्टमेंट मेड, ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख देते ना, इन्वेस्टमेंट मेड, इस तरीके से हम यहाँ पे नरेशन में डाल देते। लेकिन हमने नहीं कहा था कि हमने कैश में पे किया है, तो हमने क्या कर दिया, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, यहाँ पे पर्सन है, तो पर्सन वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और दूसरी बात क्या है कि अगर एक पर्सन है तो दूसरा भी यहाँ पे कैसा होना चाहिए, पर्सन ही होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन यहाँ पे मैटर करती है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि डेबिट कर दीजिए किसको, ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी कि जो भी आपके पास एक्सपेंसेस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे डेबिट कर दीजिए। और क्रेडिट किसको कर देंगे, ऑल इनकम एंड गेन को, ठीक है, क्रेडिट किसको कर देंगे, ऑल इनकम एंड गेन को। मान लीजिए आपने क्या किया है, वेज यहाँ पे दिया है, वेज क्या किया है, यहाँ पे 2000 का आपने पे किया है, तो एक्सपेंसेस का अकाउंट कैसा होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, वेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 2000 से। मान लीजिए आपने कैश में पेमेंट किया है तो 2 हम क्या कर देंगे, कैश कितने से, 2000 से, ठीक है। ऐसे ही अगर सैलरी का है तो आप क्या कर दोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है आपका XYZ, और 2 कैश, ठीक है। अगर रिसीव कर रहे हो तो रिसीव करने के केस में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा क्या है, हमारी एसेट्स है, और एसेट्स के लिए हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट वाला रूल हम अप्लाई कर देंगे, व्हाट कम्स इन, एसेट्स कम इन। एसेट्स के लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और किससे आ रहा है पैसा, मान लीजिए कमीशन आपने मिला है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कमीशन अकाउंट, यानी कि कुछ भी जो भी आपका, मान के चलो आप 20,000 हमने मान लिया, इस तरीके से हम इनकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या था, अकाउंट हमने पहले यहाँ पे क्यों समझा, क्योंकि लेजर में हम क्या बनाएंगे, लेजर में हम अकाउंट्स बनाने का ही काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से हम उनको प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेजर के बारे में क्या कहता है, पोस्टिंग टू लेजर। पोस्टिंग हम किससे करते हैं, पहले भी बताया था आपको कि पोस्टिंग किससे होगी, जर्नल टू लेजर। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोस्टिंग बोलते हैं। डन, चल ठीक। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम एक स्लाइड हम इसको पीछे लेके चलेंगे, ये वाला देखिए, इसमें हमने क्या कहा था, हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे किए थे, कुछ ओरिजिनल एंट्री यहाँ पे की थी, क्रेडिट सेल का, सेल्स रिटर्न का, क्रेडिट परचेज का, परचेज रिटर्न का, कैश ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन। इसके लिए हमने क्या बनाए थे, अलग अलग जर्नल बनाए थे। जैसे इन दोनों के लिए हमने एक ही जर्नल बनाया था, सॉरी, क्रेडिट सेल के लिए आपने सेल्स जर्नल बनाया था, सेल्स रिटर्न के लिए आपने सेल्स रिटर्न जर्नल बनाया था, क्रेडिट परचेज के लिए आपने परचेज जर्नल बनाया था, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न जर्नल बनाया था, ऑल कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक बनाया था, और ऑल अदर ट्रांजेक्शन के लिए आपने जर्नल बनाया था, ठीक है। अब आपने क्या किया था, सेल्स और सेल्स रिटर्न को मर्ज करके एक सेल्स लेजर बना रहे हो। सेल्स लेजर क्या बोलते हैं, उसको हम सेल्स अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो लेजर में हम बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके से, जैसे सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, अदर अकाउंट्स हो गए, तो वो हम सब यहाँ पे प्रिपेयर करने का काम करेंगे। तो लेजर में हमें क्या बताया गया है, द नेक्स्ट स्टेप इन राइटिंग इज टू ट्रांसफर ऑल एंट्रीज मेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स
टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर। यानी कि जो भी आपने सब्सिडरी बुक्स में आपने एंट्री करी है उसको क्या करना है, अब आपको लेजर में ट्रांसफर करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेन बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिटर्न एंड इन ए क्लासिफाइड फॉर्म अकाउंट्स रिलेटेड टू देम। यानी कि आपने क्या किया, जो जर्नल आपने बनाया है और जो भी सेल्स जर्नल वगैरह आपने बनाए हैं उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, सेल्स अकाउंट में उनकी एंट्रीज यहाँ पे करोगे। सभी की सेल्स में नहीं करनी, सिर्फ सेल्स, जो भी सेल्स इनवार्ड है आउटवार्ड है उनकी यहाँ पे एंट्री करनी है। ऐसे ही जो भी परचेज से रिलेटेड है उनकी आपको परचेज में करनी है, जो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है उनकी आपको एक्सपेंसेस में एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं लेजर अकाउंट के। जैसे वेज अकाउंट है, वेज आपने दिया है, वेज के लिए हमने क्या एंट्री की थी कि वेज क्या था हमारा, एक्सपेंसेस था। ठीक है, एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करते थे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो वेज अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कैसे पे किया था, कैश में पे किया था तो टू कैश कर दिया। तो वेज अकाउंट में इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, वेज अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में क्या कर देंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट यहाँ पे कर देंगे। क्लियर, यानी कि हमने क्या कर दिया, जो भी वेजेस थे उसको हमने कैसे, जैसे टू कैश था तो हमने एज इट इज टू कर दिया यहाँ पे। ये जो डेबिट साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, लेफ्ट साइड को, और राइट साइड को हम बोलते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम होते हैं, डेट का होता है, पार्टिकुलर्स का होता है, जर्नल रेजर जो जर्नल यहाँ पे नंबर होते हैं उनका होता है, अमाउंट का होता है, फिर अगेन जो क्रेडिट साइड है उसके डेट का होता है, पार्टिकुलर होता है, जर्नल का होता है और अमाउंट। यहाँ पे नंबर लिखा जाता है कि कौन सा जर्नल नंबर यहाँ पे हमने उनको दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, कैसा है ये, पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें हमारी एंट्री क्या क्या होती है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव हमें क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, तो हम कैश को क्या कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल, कैपिटल हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये किस में चला जाएगा, हमारा बाय में चला जाएगा। देखिए जो चीज टू में है उसको तो एज इट इज यहाँ पे लिख दो टू करके, जो चीज ऊपर आ रही है उसको इधर ले आओ बाय करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेके आए हैं, कैपिटल लेके आए हैं कितने की, 10 लाख की। तो 10 लाख की ये हमारे पास क्या हो गई, बाय कैश में आ जाएगी। अभी आपको ये वाला नहीं समझना है, इसमें ये वाला नहीं समझना है, अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ये कैसा होता है, एक्सपेंसेस होता है। पे किसे करते हो, कैश में कर रहा है मान लीजिए आपने, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 से। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब देखिए इसी एग्जांपल में आपको बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे तो बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे इनका फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे टू कैश अकाउंट हो गया, नेक्स्ट इसके पास कोई बैलेंस नहीं है, तो जो टू वाला है वो इधर कैसे चला जाएगा, बाय सीडी में। सीडी का मतलब होता है यहाँ पे कैरिड डाउन, इसको बोलते हैं कैरिड डाउन। और बीडी का मतलब होता है यहाँ पे ब्राउट डाउन। ठीक है, ब्राउट डाउन यानी कि लाया गया, कैरिड डाउन यानी कि आगे ले जाया गया। इस तरीके से हम इनको रेफर करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया, सीडी हो गया। ठीक है, वो 45,000 से ये इसका बैलेंस निकल के आ गया, दोनों हमने क्या कर दिए इक्वल। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे इसका बैलेंस है। अच्छा इसका बैलेंस कैसा है आपका, क्रेडिट बैलेंस आया है। उसके बाद इसका बैलेंस आपका कैसा आएगा, डेबिट बैलेंस आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब ये बैलेंस हम आगे लेके जाएंगे तो इसको हम टू में कन्वर्ट ही कर देंगे, P&L में जैसे हम ट्रांसफर करेंगे वो जब आपका फाइनल अकाउंट का होगा उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने 25,000 का पे किया था, तो ये भी कैसा हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैलेंसिंग करना यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग में क्या करते हैं,
Balancing of account means that two sides are totaled and then difference between them is shown on the side. यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड है उनको इक्वल किया और उसका बैलेंस यहाँ पे शो कर दिया। भाई इक्वल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,000 है, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 45,000 होने चाहिए, तभी तो बैलेंस हमारा कैसा होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। तो इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बाय बैलेंस सीडी, यानी कि कैरी डाउन हमने यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास बैलेंस था, इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या कर दिया, इक्वल होता है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल बेसिकली हमारा कहाँ पे होता है, नीचे की साइड होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बैलेंस को इधर से डी कर दिया, कैरी डाउन कर दिया, तो ये इक्वल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कितने थे, 25,000 से यहाँ पे भी हमें बैलेंस बराबर करना है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बाय बैलेंस CD 25,000, तो इक्वल हो गया, ठीक है। इधर भी इक्वल हो गया और यहाँ पे भी कैसा हो गया, इक्वल हो गया। इसको बोलते हैं हम क्या, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, विच इज शॉर्टर इन ऑर्डर टू मेक देयर टोटल इक्वल्स। यानी कि इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे, उनको बैलेंस को, या तो उनके बैलेंस को कैरी डाउन कर देंगे, रिटर्न अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू साइड, ठीक है। कैरी डाउन हम करके उनको क्या कर देंगे, बैलेंस को इक्वल करते हैं। ब्राउट डाउन हम करते कब करते हैं, इनिशियल शुरू के केस में हम करते हैं। जैसे पहले हमारे पास कोई बैलेंस 10,000 का बचा हुआ है, उसको अगर हमें अकाउंट में नोट करना है तो हम उसको करेंगे BD, लेकिन जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं उस कंडीशन में हम लिखेंगे बैलेंस CD, ठीक है। ये वाला बैलेंस CD, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जितने भी आपने यहाँ पे अकाउंट बनाए हैं, मान लीजिए ये आपने अकाउंट्स बनाए हैं, इन अकाउंट्स को अब आप क्या करेंगे, कहीं तो लिखेंगे। तो जहाँ पे ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस CD वाला, इधर बैलेंस CD वाला और ये बैलेंस CD, कहाँ जाएगा ये, अब ये बैलेंस जाएगा सीधा ट्रायल बैलेंस में। यानी कि बैलेंसिंग में आपने क्या कर दिया, लेजर अकाउंट के जो भी आपके डेटा थे उनको आपने उनका टोटल इक्वल करने के लिए आपने बैलेंस CD कर दिया, और CD करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ये सारा का सारा चला जाएगा। तो लास्ट स्टेप होता है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो ट्रायल बैलेंस में क्या कहा गया है, लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू बैलेंस द अकाउंट्स ऑफ द लेजर, ठीक है, बैलेंस हमने कर दिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज बैलेंस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। यानी कि जितना भी बैलेंस होता है, जितने भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, उन सब का जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, या फिर ट्रायल बैलेंस में उन सब का बैलेंस चला जाता है। सॉरी, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट, ठीक है। चाहे उनका बैलेंस डेबिट हो या फिर क्रेडिट हो, उनके बेस पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इट इज द स्टेटमेंट मेड इन द लेजर टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज। हम ये क्यों बना रहे हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो होती है उनको चेक करने के लिए कि हमने इनमें किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ तो नहीं किया है, कुछ ट्रांजेक्शन रह तो नहीं गया है, कोई डबल तो नहीं एंट्री हो गया है। इस तरीके की जो एरर्स होती है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। If the sum of the debit and credit side of trial balance does not match, then we came to know that there are inaccuracy in debiting and withdrawing the balance in ledger। अगर किसी भी तरीके का टोटल मैच नहीं होता है, ठीक है, जैसे ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया कुछ इस तरीके से, ये आई थिंक इसके पीछे कुछ परफॉर्मा होगा, यस। देखिए ये एक ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा आपको दिया हुआ है। इसमें हमारे पास है पर्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो यानी कि जो हमने लेजर अकाउंट बनाए थे उनके नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, 1 2 3 जो भी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये डेबिट बैलेंस हो गया, जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है वो यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे, और जिन अकाउंट्स का बैलेंस कैसा है, क्रेडिट बैलेंस है, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि हमने सारे अकाउंट्स यहाँ पे लिख दिए। मान लीजिए ओपनिंग है, स्टॉक है, स्टॉक का डेबिट था। यूजुअली एसेट्स का बैलेंस कैसा होगा, यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा। जो भी हमारे लोन्स, एडवांस, क्रेडिटर्स होंगे उनका बैलेंस कैसा होगा, यहाँ पे
क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेज हो गया, डेबिट है, मशीनरी यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो गया। परचेज रिटर्न 5000 क्रेडिट बैलेंस हो गया। क्रेडिट बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ रिटर्न किया है, उससे हमें पैसा मिलेगा, इसलिए वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो गया। नेक्स्ट डेटर, डेबिट हो गया, सेल्स पैसा मिला तो ये क्रेडिट हो गया। क्रेडिटर, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। सेल्स रिटर्न, हमें कुछ देना पड़ेगा, अगेन डेबिट। बिल्स रिसीवेबल आपका असेट्स है। ड्रॉइंग आपका क्या है, आपने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया है, तो ये भी आपका डेबिट बैलेंस होगा। रेंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर है आपका, तो ये क्रेडिट हो गया। सैलरीज डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस है। कैश कैसा है, कैश भी आपका एसेट्स है, तो ये भी डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस हो गया। कमीशन रिसीव यानी कि इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कुछ पे किया है आपने। ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, बेसिकली जो बैंक की लिमिट से ज़्यादा, जब हम हमारे जो बैंक अकाउंट में बैलेंस होता है उससे ज़्यादा जब हम कुछ विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं विड्रॉ, ओवरड्राफ्ट हम इसको बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट पर जो इंटरेस्ट लगता है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। डेबिट बैलेंस हो गया, इसका कुछ पे करना है हमें। और डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है 710 रुपये का, साथ ही साथ हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल का बैलेंस भी कैसा है हमारे पास, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके बाद इसका टोटल कर दिया। टोटल यहाँ पे दोनों का कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कि जो हमारा डेबिट साइड है और जो हमारा क्रेडिट साइड है, इन दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर हमारा इन दोनों का टोटल इक्वल नहीं आता है, देन उस कंडीशन में क्या माना जाता है कि हमारे जो अकाउंट्स है उसको प्रिपेयर करने में किसी ना किसी तरह की एरर रह गई है। लेकिन जो एरर वाला एक जो टॉपिक बचेगा आपका, वो हम आपको कल करवा देंगे, ठीक है। तो ये एरर वाला एक टॉपिक बच जाएगा। तो इन एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो सारे के सारे डाटा हमारे पास एक ही जगह यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसके बेस पे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो बनाना हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे इजी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे लेजर अकाउंट्स थे उनका हमने बैलेंसिंग किया। बैलेंसिंग करने के बाद हमने क्या प्रिपेयर किया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस यहाँ पे प्रिपेयर किया। किस लिए, हमारी जो इनएक्यूरेसी है उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, जब वो फाइंड आउट हो जाती है तो उनको डिस्कवर किया जाता है, यानी कि उनको खोजा जाता है, एरर्स को, और रेक्टिफाई उनको किया जाता है, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ये इंक्लूड होती है। बिकॉज इट इंक्लूड द बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट। देखिए, एक तो होता है कि आप सारे अकाउंट्स का बैलेंस देख देख करके आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, और एक आपके पास पूरा स्टेटमेंट आपको दिया गया हुआ है एक ट्रायल बैलेंस के रूप में, उसको देख करके आप क्या बनाओ, यहाँ पे वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस देख के बनाना ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है बैंक रिकन्सिलिएशन का। अब बैंक रिकन्सिलिएशन में क्या होता है, देखिए यूजुअली हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हैं। एक हमारे पास होता है पासबुक, पासबुक होता है सभी के पास, जिस जिसका अकाउंट होता है यूजुअली उनके पास पासबुक मिल जाता है। ट्रांजेक्शन हम कुछ बैंक के थ्रू करते हैं, कुछ हमारी पासबुक में हम एंट्री करवा लेते हैं, कुछ हम एंट्री नहीं करवाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि कुछ हमारे अकाउंट में सीधा भी पैसे डल जाते हैं, जैसे आजकल ये जो जीपे, अमेज़ोन पे और गूगल जीपे तो हो ही गया, कुछ अदर जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, एनईएफटी हो जाता है उसमें, तो उनके थ्रू क्या होता है, हमारा जो ट्रांजेक्शन बैंक में तो हो जाते हैं लेकिन हम हमारी पासबुक में एंट्री नहीं होती, क्योंकि पासबुक में एंट्री कब होगी,
जब आप जाके बैंक से एंट्री करवाओगे तभी आपकी एंट्री होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों का जो बैलेंस है वो सिमिलर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसको सिमिलर करने के लिए ही यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन का यहाँ पे यूज हम करते हैं। यानी कि क्या क्या कमी है, मतलब कौन से ट्रांजेक्शन रह गए हैं, उन सबको फाइंड आउट करना ही यहाँ पे क्या कहलाता है, बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि पासबुक और जो बैंक ट्रांजेक्शन है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैच करने के लिए जो प्रोसेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन हम इसका देख लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग योर कंपनीज बैंक स्टेटमेंट टू योर ओन रिकॉर्ड, ठीक है। आप अपने ओन रिकॉर्ड से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ रिकॉर्ड, आपने कुछ नॉर्मल एक आपने कॉपी बनाई हुई है या फिर नॉर्मल आपने बुक बन रखी हुई है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, तो उसके साथ अगर आपके जो ट्रांजेक्शन्स है जो बैंक स्टेटमेंट दे रहा है उसके साथ अगर मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे अब आजकल तो क्या हो गया है, एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू हमारे बैंक स्टेटमेंट हमारे फ़ोन पे आ जाती है। तो अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन करवाते हैं। एन इफेक्टिव बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस कैन आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज इन योर कंपनीज रिकॉर्ड, जो भी कमी होती है, जो भी त्रुटि होती है वो फाइंड आउट करता है। एंड हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड को दूर करने में ये हेल्प करता है। थेफ्ट, चोरी को दूर करने में फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, यानी कि किसी भी तरीके का फ्रॉड या चोरी आपके अकाउंट से नहीं हुई है उसको रोकने में बैंक रिकंसिलिएशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। देखिए आम आदमी के अकाउंट में इतना हेर फेर नहीं होता है, लेकिन जब बैंक की बात करें या फिर हम किसी कंपनी की बात करें उस कंडीशन में बैंक रिकंसिलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक महीने में हज़ारों होते हैं, तो उसके लिए उनको बैंक रिकंसिलिएशन करवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड कम होता है और ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन्स उनके रह भी जाते हैं रिकॉर्ड करना, तो बैंक रिकंसिलिएशन से पता चल जाता है। अब जैसे बैंक के भी खुद के कुछ चार्ज होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो कि रिसीव हो गए हैं बैंकों को लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं। कुछ यहाँ पे प्रोसेस हमें दिया हुआ है बैंक की रिकंसिलिएशन के लिए, तो क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है हमारे यहाँ, कंपेयर द डिपॉजिट। तो जो भी डिपॉजिट हमने किए हैं और जो भी बैंक स्टेटमेंट हमें बता रहा है उनका हमें यहाँ पे क्या करना होता है, कंपेरिजन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, एडजस्ट द बैंक स्टेटमेंट। फिर हमें क्या करना होता है, बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट करना होता है, यानी कि हमारा जो भी डाटा है उनके अकॉर्डिंगली हम उसको करेक्ट करते हैं बैलेंस को, कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो रह गए हैं, जो हमारे यहाँ पे रह गए हैं लेकिन बैंक जो स्टेटमेंट है उसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे हमारे कैश अकाउंट को और उसके बाद हम जो बैलेंस है उसको यहाँ पे कंपेयर कर देंगे। इसका एक यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था, हमारी कैश बुक यहाँ पे 1500 का दिखा रही है, बैंक स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, 1760 का यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये कैसे आया है, इस चीज़ को हमारा जो फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, बैंक रिकंसिलिएशन यहाँ पे कहलाता है। ये एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हमारे जो पार्टिकुलर्स है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, ठीक है। देन हमने कोई चेक इशू किया था लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया हुआ है, उसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, सीधा कस्टमर ने हमारे अकाउंट में भेजा है, उसको यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये कुछ इनकम थी जो कि रिसीव हुई है। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी कि चेक हमने पे कर दिया है लेकिन रह गया है कैश बुक में चढ़ाना, तो वो भी हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। कोई भी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, हमें दिया हुआ है कोई भी क्रेडिट हमने दिया है, सॉरी बैंक ने हमें क्रेडिट दिया है, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब बात आती है कि माइनस हम क्या क्या करेंगे।
चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट टू बी क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी कि हमने बैंक को चेक दे दिया है लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया अभी तक, उसको क्रेडिट नहीं किया है, माइनस कर देंगे। डिसऑनर चेक हो गया है, उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। डायरेक्ट पेमेंट यहाँ पे की गई है, उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस, ओमिशन चार्जेस बाय द बैंक, वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। कुछ चार्जेस अगर बैंक ने लगाए हैं, जैसे हम यूजुअली हमारे चार्जेस की बात करें तो हमारा एटीएम चार्ज हो जाता है, ठीक है, हमारा एसएमएस चार्ज हो जाता है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हम अपनी पासबुक में उसकी एंट्री नहीं करते हैं। चेक इश्यूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कि चेक हमने इश्यू कर दिया था लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं करी थी, उसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। कोई भी डेबिट जो रॉन्गली हो गया था हमारी पासबुक में, उसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं जो छूट गए हैं लेकिन हमने कर दिए हैं वो सारे माइनस, और जो भी क्रेडिट है जो हमें मिल रहे हैं लेकिन हम उनको पासबुक में एंट्री करना भूल गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोनों का हम यहाँ पे फिर क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद जो भी ज़्यादा होगा वो हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा। क्रेडिट है तो फेवरेबल है, डेबिट है तो अनफेवरेबल बैलेंस हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक और फिगर के साथ, जैसे बैलेंस हम कहें बुक में दिया हुआ था इतना, नेक्स्ट ऐड कर देंगे इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट हमें बैंक से मिला था, इनकम थी हमारी, पासबुक में हमने नहीं किया, ऐड कर देंगे। रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने ही रिसीव कर लिया, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम ऑन रिसीवेबल, यानी कि रिसीवेबल पर कुछ हमें इंटरेस्ट भी मिला है, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अंडरस्टेटेड डिपॉजिट अमाउंट की कुछ अमाउंट थी उसको हमने अंडरस्टेट कर रखा था, अंडरस्टेट का मतलब कि वो थी हमारी ज़्यादा की लेकिन हमने उसको कम का मान के रखा हुआ था, तो वो बैलेंस भी हमारे लिए फेवरेबल होगा, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, ये कुछ चेक के चार्जेस है, बैंक के चार्जेस है, बैंक ने कुछ जो ये रिसीवेबल कलेक्ट किए थे उसका चार्जेस इन्होंने लिया है, ये बैंक का चार्ज हो गया। ये कुछ चेक इश्यू किए थे तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस जोड़कर उसमें से ये माइनस करने के बाद हमारे पास ये क्या आता है, यहाँ पे लास्ट बैलेंस हमारे पास निकल करके आता है। तो इस तरह से जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है। और जो स्टेटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप आसानी से देख सकते हैं। वैसे ये पूरा क्लियर कर दिया है आपको कि बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है, कि पासबुक और जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है उसको क्या करना, चेकआउट करना, कंपेयर करना, कौन से ट्रांजेक्शन्स रह गए हैं उनको फाइंड आउट करना और देन बैलेंस निकालना, वो क्या कहलाता है यहाँ पे, बैंक रिकन्सिलिएशन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक आपका बचता है वो बचता है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि हम कल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम आपको कल कवर करवा देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।